अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन जो कि फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स का हमारे पास यूनिट है, इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर आवर्स फॉर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ इज 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या पाई बाई 12। पूछा जा रहा है कि जो एंगुलर स्पीड होती है कौन सी यूनिट में, रेडियंस पर आवर्स में, जो कि ज़मीन की डेली रोटेशन की होती है वो कितनी होती है। वो 2 पाई होती है, 4 पाई होती है, पाई बाई 6 होती है या पाई बाई 12 होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो स्पीड का जनरल फार्मूला है, नंबर 1 है, स्पीड का जो जनरल फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब चूंकि ज़मीन जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो एंगुलर स्पीड होगी। तो एंगुलर स्पीड जो होती है वो ओमेगा होती है, और ओमेगा किसके इक्वल होती है, ओमेगा इक्वल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। अब वी जो है वो ओमेगा बन गई, डिस्टेंस जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया, और ये टाइम है हमारे पास। अब चूंकि ये पूरा एक इसकी रोटेशन है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है, यानी 2 पाई आर के इक्वल होता है। और टाइम जो है ये 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गेज। तो इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे हम, 24 आवर्स लेंगे। तो अब ये देखें 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये ओमेगा इक्वल हो जाएगा पाई बाई 12, पाई बाई 12। और ये आज ये क्या है, रेडियन, और आगे ये चूंकि 24 आवर्स थे अब 12 रह गए हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 12 रेडियन पर आवर्स। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी, वो होगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि है जी डी, पाई बाई 12। उसके बाद दूसरा है लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा व्हेन थीटा इज। जो लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास होता है ए, वो आर अल्फा के इक्वल होता है जब थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा 0 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, या 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए इसको जो हमारे पास रिलेशनशिप है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है ए, और ये हमारे पास आर अल्फा जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं आर क्रॉस अल्फा। ये अल्फा जो होता है ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। इन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये आता है हमारे पास आर अल्फा साइन 90 डिग्री। इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट ओपन की तो इनके दरमियान जो एंगल बना वो कितने का बना, वो 90 डिग्री का बना। तो साइन 91 के इक्वल होता है। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो a इज इक्वल टू आर अल्फा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितने का था, 90 डिग्री का था, तभी जो है a है वो आर अल्फा के इक्वल है। सो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर भी डी, जो कि है 90 डिग्री। थर्ड है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर है, हाफ एम आर स्क्वायर है, 2/5 एम आर स्क्वायर है, या हाफ एम स्क्वायर आर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, और वो होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ये है इसका आंसर, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। उसके बाद फोर्थ है अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल है जिस पर एक फोर्स लगती है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो पार्टिकल की मोशन है वो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो इट फॉलोज, इससे हमें क्या पता चलता है, linear momentum is constant, velocity is constant, it moves in a circular path, particle moves in a straight line। तो इन चारों ऑप्शन में से हमने कोई करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो फर्ज करें ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ये मूव करता है, ये जो ही आगे की तरफ मूव करेगा इस पर एक फोर्स लगेगी, ये फोर्स होगी F, जो कि इस पर कौन सी लगेगी, ये इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से ये इधर जाने की बजाय ये इधर मूव करेगा यहाँ पर ऐसे। तो अब इस पर फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी,
जो कि इसकी डायरेक्शन के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो ये अब इसको कैसे ले आएगी, ऐसे मूव करवाएगी। जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो इस पर फिर एक और फोर्स लगेगी F, जो कि इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी मोशन के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर चूंकि फोर्स लग रही है कांस्टेंट और वो है भी उसके परपेंडिकुलर, तो ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट की मोशन के या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, वो जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और उस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल होता है वो सेंट्रल पाथ पर या एक दायरवी रास्ते पर हरकत करने पर मजबूर हो जाता है। तो इससे हमें यही पता चलेगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कि जो पार्टिकल होगा वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा और उस पर जो लगने वाली फोर्स होगी वो कौन सी होगी जी, वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्थ का जो ऑप्शन नंबर है सी वो है करेक्ट। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद फिफ्थ है अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैज। एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। उसकी कौन सी चीज़ होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उसका, कांस्टेंट रिटार्डेशन होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, या वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। अब ये इसी तरह का ही क्वेश्चन है, ये एक पार्टिकल है और ये एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन सर्कुलर पाथ में हर लम्हा चेंज हो रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है हर जगह पर, जितनी स्पीड के साथ ये एक जगह से जा रहा है उतनी स्पीड के साथ दूसरी जगह से भी जा रहा है, उतनी स्पीड के साथ ये तीसरी जगह से भी जा रहा है। लेकिन चूंकि सर्कुलर पाथ पर हर इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है डायरेक्शन वाइज, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो कौन सा होता है, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्यों नहीं होता या कांस्टेंट रिटार्डेशन क्यों नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, वो ना तो वेरिएबल होगा और ना ही इसके अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा 5 का ए, जो कि है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसके बाद सिक्स्थ है एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेस इन स्पेस बिकॉज। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं खलाबाज जिनको कहा जाता है, ये स्पेस के अंदर ये वेटलेस हो जाते हैं, किसकी वजह से, देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, देयर इज़ नो फ्लोर पुशिंग अपवर्ड ऑन इट, वहाँ पर फर्श से कोई ऊपर की तरफ कुवत नहीं लगती, इस वजह से सैटेलाइट इज़ फ्रीली फॉलिंग, सैटेलाइट फ्री फॉल होता है, पोजीशन में होता है, या देयर इज़ नो एयर इन स्पेस, या स्पेस में हवा नहीं होती। तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो वेटलेसनेस फील करते हैं स्पेस के अंदर। उसकी वजह यही होती है कि सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल पोजीशन में होता है, यानी सैटेलाइट जो है वो हर लम्हा ज़मीन की तरफ फॉल कर रहा होता है, जिसकी वजह से उन पर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उनका जो एपरेंट वेट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। और यही जब किसी भी बॉडी का एपरेंट वेट ज़ीरो हो जाए तो इसकी इस कंडीशन को कहा जाता है वेटलेसनेस। तो एस्ट्रोनॉट्स वेटलेसनेस फील करते हैं, ऑप्शन नंबर होगा 6 का सी, सैटेलाइट इज़ फ्री फॉलिंग, इसकी वजह से। विच वन इज़ कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। इनमें से सैटेलाइट के लिए कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होती है ऑर्बिट के अंदर। तो सैटेलाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक जब बॉडी के ऊपर या सिस्टम के ऊपर जो टार्क लग रहा हो वो ज़ीरो हो तो फिर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। एक्सटर्नल टार्क अगर ज़ीरो हो तो जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा। अब चूँकि सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल टार्क ज़ीरो है, बाहर से उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर वुड डिक्रीज, रिमेन, अनचेंज, इंक्रीज, बिकम ज़ीरो। पूछा जा रहा है कि अगर ज़मीन जो है वो अचानक रुक जाए, रोटेट कर रही है, तो रोटेट करते हुए क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो जो इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, उसी तरह रहेगी, इंक्रीज़ करेगी या ज़ीरो हो जाएगी।
तो इसका आंसर हम जानते हैं, वैसे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो वो कैसे इंक्रीज़ करेगी, तो देखिए ये हमारे पास ज़मीन की एक शेप है, ओवल शेप है, ये एलिप्टिकल शेप में ज़मीन है, ये ऊपर नीचे इसके दो पोल्स हैं और ये जो सेंट्रल लाइन है ये इसका क्या है, इक्वेटर है। अब इक्वेटोरियल रेडियस को देखें, सेंटर से इस साइड का फासला या इस साइड से यहाँ तक का, सेंटर से यहाँ तक का जो फासला है वो इस पोल तक के फासले से क्या है, कम है। अब हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के, जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये वाला जो डिस्टेंस ये वाला है सेंटर से लेकर पोल तक, ये डिस्टेंस कम है जिसकी वजह से पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इस पोल के ऊपर भी और इसके पोल के ऊपर भी। जबकि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है इक्वेटर का, सेंटर से लेकर साइड तक, यहाँ पर भी सेंटर से लेकर दूसरी साइड तक ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से जी की जो वैल्यू होगी इस इक्वेटर के ऊपर क्या होगी, कम होगी। तो पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है आम हालात में और इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पर मैंने देखा हुआ है कि अगर, और साथ साथ एक और बात भी है कि ज़मीन जो है वो मुसलसल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर। तो जब ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर तो इसको तो हर जगह पर कॉन्स्टेंटली रोटेट करना है। यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस इक्वेटोरियल रेडियस का ज़्यादा है तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्पीड के साथ रोटेट करेगी और पोल्स पर ये कम स्पीड के साथ रोटेट करेगी, जिसकी वजह से आल जो स्पीड होगी इसकी सारी जगहों पर वो एक जैसी रहेगी। यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी के साथ रोटेट करेगी इक्वेटोरियल रेडियस के ऊपर और पोल्स पर ये स्लोली रोटेट कर रही होगी। अब अगर ये फर्स्ट स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर ज़मीन जो है वो रोटेट करना बंद कर दे तो इक्वेटोरियल बल्ज विल वैनिश, तो इसका ये जो उबार है इक्वेटोरियल ये ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियस कम है, यहाँ पर रेडियस ज़्यादा होने की वजह से जी की वैल्यू कम है, यहाँ पर रेडियस कम होने की वजह से जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर स्पिन करना या रोटेट करना ये स्टॉप कर देगी तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी जी की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ पर भी जी की हो जाएगी और इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। 0.34% जो है वो इजाफा होता है, बहुत ही मामूली सा इजाफा होता है, ज़्यादा मैथ में नहीं जाते, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 8th क्वेश्चन का इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इफ सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड डेंसिटी रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर। कहा जा रहा है कि जो सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर हैं जिनकी मास भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड सिलेंडर का। द वन दैट हैज़ द लार्जेस्ट मास अराइव्स फर्स्ट, द वन दैट हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस अराइव्स फर्स्ट। तो देखिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं, सॉलिड स्फीयर का भी और सॉलिड सिलेंडर का भी। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको मैं लिखता हूँ आई एस, और ये इक्वल होता है 2/5 mr²। 2/5 mr² जो होता है वो 0.4 mr² है। और जो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 1/2 mr², और ये बन जाता है 0.5 mr²। तो 0.4 से 0.5 जो है ये ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सॉलिड सिलेंडर। जी तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ सरफेस इज 650 न्यूटन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक एस्ट्रोनॉट के ऊपर ज़मीन पर वो 650 न्यूटन एक्ट करती है नीचे की तरफ। व्हेन शी इज़ इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चली जाती है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हर इज, अब उसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, लार्जर यानी ज़्यादा करेगी, एग्जैक्टली द सेम उतनी ही करेगी, स्मॉलर कम करेगी, नियरली बट नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल होगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, या एग्जैक्टली ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो होगी। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी, स्मॉलर। अब इसको देखते हैं कि कैसे स्मॉलर एक्ट करेगी।
तो ये देखिए मैंने जैसे कहा कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो है F इज इक्वल टू 650 न्यूटन। मैं ज़रा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। ये जो फोर्स है ये इसके वेट के इक्वल है, W इज इक्वल टू mg, और वो है 650 न्यूटन। अब यहाँ से m को एक साइड पे करें, हम उसकी मैथ फाइंड करते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा W डिवाइडेड बाई g के। 650 डिवाइडेड बाई 9.81 करेंगे, आंसर आएगा 66.25 किलोग्राम। इसका मतलब है कि उसकी मैथ इतनी है। अब 200 किलोमीटर हाइट के ऊपर, जहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 200 किलोमीटर हाइट के ऊपर, वहां पर अब उसका जो वेट होगा या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो W प्राइम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी GMEM ओवर RE प्लस H होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, यानी कि H का इजाफा कर देंगे। ये H क्या है? ये हाइट है जमीन के सेंटर से ऊपर। तो W प्राइम M G प्राइम के इक्वल है, ये M M से कैंसिल हो जाएगा, तो G प्राइम GME डिवाइडेड बाई RE प्लस H होल स्क्वायर के इक्वल होगा। वैल्यूज पुट करते हैं, G की 6.67 इंटू 10⁻11, मैस ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस हाइट है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर को मैंने लिख दिया 0.2 इंटू 10⁻6, क्योंकि ये इनको आपस में ऐड करना है तो पावर सेम होनी चाहिए, और इसका क्या होगा? स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 को 6 के साथ सॉरी, तो ये आंसर आएगा 40.02 मल्टीप्लाइड बाई 24-11 करेंगे 10⁻13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6.4 प्लस 0.6 किया 6.6, और 10⁻6 को लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 होल स्क्वायर। ऊपर वाला उसी तरह, नीचे 6.6 का हमने ले लिया स्क्वायर, तो ये आएगा 43.56, और 10⁻6 का स्क्वायर होगा 10⁻12। ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड किया, 0.921 आया इंटू 13-12 किया 10⁻1 आया, इसको हमने लिख दिया 9.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सो W प्राइम जो होगा वो mg प्राइम के इक्वल होगा। मैथ जो थी वो कांस्टेंट रहती है 66.25, मल्टीप्लाई किया, ये जो हमारे पास G प्राइम आया 9.21 के साथ, तो जो W प्राइम आएगा वो 610 न्यूटन होगा, और यही फोर्स होगी जो कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, F प्राइम 610 न्यूटन। अब देखें, ज़मीन के ऊपर 650 न्यूटन थी और ऊपर जाकर 610 न्यूटन हो गई। इसका मतलब है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें कमी हो गई, और ऑप्शन नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर C, स्मॉलर फोर्स एक्ट करेगी, तो ये होगा इसका आंसर। लास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स डाउन एन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग। एक सॉलिड सिलेंडर है, मास m और रेडियस r का, इसको नीचे की तरफ रोल किया जाता है इंक्लाइन के ऊपर बगैर स्लिप के हुए। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज हाफ mr²। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दिया हुआ है, एट एनी इंस्टेंट वाइल इन मोशन के दौरान किसी भी लम्हे, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। किसी भी इंस्टेंट पर इसकी मोशन के दौरान इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा होगी, कितना फ्रैक्शन में कितना हिस्सा होगी। 1/2 होगी, 1/4 होगी, 1/3 होगी, या 2/5 होगी। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखें, जो टोटल एनर्जी है ET, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं KE, और मैंने जस्ट ET लिखा है। टोटल एनर्जी वो किसके इक्वल होगी? तो चूंकि नीचे की तरफ भी आ रहा है, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी है, और इसमें साथ साथ ये एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, तो इसमें रोटेशनल एनर्जी भी है, ET प्लस ER दोनों के बराबर होगी। अब ET इक्वल होती है हाफ mv² के, और ER जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ I⍵² के इक्वल है। हाफ mv² प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई I की वैल्यू है जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दिया हुआ है हाफ mr² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा किसके इक्वल है? v² डिवाइडेड बाई r²। यहाँ पर मैंने r स्मॉल लिख दिया, इसको कैपिटल लिखना है, तो r² इस r² के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हाफ mv² प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1/4 mv² होगा। 1/2 प्लस 1/4 ये 3/4 mv² हो जाएगा। 3 को बाहर रखते हैं, अंदर 1/4 mv² हो जाएगा, और ये 1/4 mv² देखें तो ये किसके इक्वल है? ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ER कर दिया। अब ER किसके इक्वल होगी? तो 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ET से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/3 ET होगा। इसका मतलब है कि 1/3 हिस्सा जो होगा इसकी रोटेशनल एनर्जी जो होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी का 1/3 होगा। तो ये होगा हमारे पास आंसर 1/3, और ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर C है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे MCQ यूनिट नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो, अपने लिए बेनिफिशियल लगी हो, तो मैं इसी तरह सारे जो हमारे पास यूनिट्स हैं
क्लास 11 फिजिक्स के, उनके मैं MCQs बना रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो प्ले लिस्ट होगी सारे MCQs की वो भी मैं दे दूँगा। आप वहाँ से सारे जो यूनिट्स के MCQs हैं उनकी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। थैंक यू।